आंदोलन की शुरुआत कौन की है? विनोबा भावे। और प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी विनोबा भावे हैं। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ रहे थे एसपीडी लुसेंट को, और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, बताइएगा आप कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति 299 7 थी। हाँ, 7। जिसके इसी प्रारूप यानी समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या 7 थी, और प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ठीक है, अच्छा, ये जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनका संविधान सभा के लिए पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से, यानी कि बांग्लादेश से। ठीक है, और विभाजन के बाद पुणे से हुआ। ठीक है, पूना से। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर ही थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद, और अगर कहेगा कि अंतरिम सरकार जो 46 में गठित हुआ था, उसमें कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल, ध्यान रहेगा ना। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, आज स्वतंत्रता के पश्चात कानून मंत्री तो BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव कहाँ से हुआ था? तो 2 जगह से हुआ था। पहली बार हुआ था पूर्वी बंगाल से, और दूसरी बार पुणे से। पुणे से। ठीक है, अच्छा, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया? बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष, तो प्रारूप समिति के समक्ष में यही हो गया अध्यक्ष BR अम्बेडकर। इन लोगों के समक्ष जो है प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को प्रस्तुत किया या परिभाषित किया तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप पर कितना दिन तक बहस हुआ था? 114 दिन तक। ठीक है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 13। कुल 13 समिति गठित की गई थी, जिसमें झंडा समिति, संघ संचालन समिति, सब समिति था ना। तो कुल 13 कमिटी था, और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम शेट्टी। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, अच्छा, झंडा समिति, साथ ही संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद, संघ संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद एवं नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर यही पूछा जाए कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं पर अगर पूछा जाएगा कि संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघ का संचालन कैसे करना है, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही नियम समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और झंडा समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यही अगर पूछेगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि सेंट्रल में कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और अब आइए प्रांत में यानी कि राज्यों में, तो राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ ही सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तब ना प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, तो पूरा जो भागा था 562 को, उसको ही मिलाए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग, मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल ही थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति और साथ ही सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार, और नहीं बताइएगा लोग, मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन हो गया? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उसकी जो उप समितियां थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैट्रिक इंटर कंपटीशन सब में पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, लो हमेशा आदमी भूल जाता है, चल जाता है 50 में। ठीक है। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। इसलिए झंडा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 47 को संविधान सभा द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। डेट याद रखना है, डेट पूछता है। हाँ, बहुत ऐसा प्रश्न है ना, जैसे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल हुआ डेट वो पूछ देता है। तो उसी तरह ही 18 जुलाई याद रखना है, 22 जुलाई भी याद रखना है तिरंगा वाला। अच्छा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, यानी कि 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 26 नवंबर संविधान दिवस या विधि दिवस। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। कुल अधिवेशन 11 हुए थे। और साथ ही संविधान सभा के निर्माण के लिए जो समितियां गठित की गई थी उनकी संख्या 13 थी। और साथ ही प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। याद रखना है, 13, 11 और 7। 13 क्या है? संविधान सभा के लिए गठित समितियों की संख्या 13, और 7 हो गया प्रारूप समिति के मेंबरों की संख्या, और 11 क्या हो गया? संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुआ, माने उतना बार बैठक चला। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया? सब है क्या? सब है। 26 नवंबर 1949 को। अब बस एक गो बात पूछेगा कि लागू कब किया गया? 50 को। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अच्छा, संविधान कब लागू हुआ? 1950। बिल्कुल सही है। और संविधान को कब अधिनियमित, आत्मप्रीत, ये सब कब किया गया, अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अच्छा, मूल संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है? अंग्रेजी में। ठीक है। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक का क्या नाम था, जो खूब अच्छा राइटिंग में लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। माने डिजाइन में लिखे हैं उसको, राय जादा। ठीक है। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से किसने सजाया? यही नंदलाल बोस, बिहार के थे। ठीक है, नंदलाल बोस ने सजाया। ठीक है, चेला थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के ही चेला थे। तो नंदलाल बोस का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। मैंने कहने का मतलब, संविधान अंग्रेजी में लिखा है, लिखा कौन? तो लिखे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। और इसके इधर जो है ना, किनारे किनारे चारों ओर बनाई, चौथाई जो छोड़ा हुआ है चारों ओर, इसी में जो है पूरा रामायण महाभारत और भारत, इस सब का फोटो इसमें डिजाइन किए हुए हैं। तो यहाँ 2 टाइप से प्रश्न पूछेगा कि चित्रों से किसने सजाया, तो नंदलाल बोस ने। और ये पूछेगा कि उसको लिखे कौन थे, मैंने कोई बोल रहा था लो लिखे हूँ, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है। अच्छा, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 393 में। ठीक है। भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान की पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक में भी संघात्मक है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? भारत सभी धर्मों को स्वीकार करता है, सभी धर्मों को महत्व देता है, किसी धर्म को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है?
कि राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति का यहाँ चुनाव होता है। इससे यही साबित होता है कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक है। अच्छा, भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है। अच्छा, भारतीय संविधान को किसने अर्ध संघीय संविधान कहा? अर्ध संघीय है केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा, अर्थात ये कंप्लीट रूप से संघों का राज्य नहीं है अमेरिका की तरह, लेकिन क्या है तभी भारत जो क्या है एकात्मक में संघात्मक है। जब जरूरत पड़ेगा तो सब राज्य मिल जाएगा, सट जाएगा, और बाकी दोनों जगह अपना अपना पावर अलग अलग है। अच्छा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुसूचियां और भाग 22। ठीक है। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 495 हो गया है। ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी तो कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। पहले 8 था और 4 बढ़ गया, 12 हो गया। और संविधान में अभी कितने भाग है? 25 भाग हो गया है। पहले 22 था, 25 हो गया। ठीक है। अच्छा, राज्यों के नामों की सूची उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन सी अनुसूची देती है? और प्रथम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आइएगा लोग। भाषा का संबंध किस अनुसूची से है? 8वीं अनुसूची से। बिल्कुल सही है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है। अच्छा, प्रारंभ में भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई हैं। ठीक है। अब बोडोमैंस को यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 19/2003 द्वारा। क्या बोले हैं? बोडोमैंस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। अगर मणि कोने कहेगा कि मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, तो ये 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो 3 गो मिला हम लोग को। क्या मिला? सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, और मणि कोने को यानी कि मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगर वही कहेगा बोडोमैंस यानी कि बोडो, डोगरी और मैथिली को, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। बड़ी पूछता है, हमेशा फंस जाता है तीनों में। अच्छा, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है। अच्छा, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस भाग में है? भाग 17 अनुच्छेद 343 में। बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के भाग 17 में है एवं अनुच्छेद 343। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। ठीक है। क्या थे? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 55 में। बीएसएससी का प्रश्न है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया और इसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। खेर कहिए। अच्छा, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का संबंध किस अनुसूची से है? दूसरी अनुसूची से है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किस अनुसूची से है? 7वीं अनुसूची से है। ठीक है। और 7वीं अनुसूची में ही केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं टैक्स लगाने के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, दल बदल संविधान के किस अनुसूची से? 10वीं अनुसूची से। ठीक है। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1985 में, राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया। ठीक है। अच्छा, संविधान में देश का क्या नाम है? भारत अथवा इंडिया? संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है। नागरिकता इसी में ना है, 5 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 5 में। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका है। अच्छा, निर्वाचन किस में है? अनुच्छेद भाग 15 में है। और उसके अलावा आपात उपबंध भाग 18 में है।
निर्वाचन 15, आपात 18। देखिए नागरिकता है आपको 5 से 11, ध्यान से सुनिएगा। नागरिकता संविधान के भाग 5 से 11 में है। वही मौलिक अधिकार जो है, जो यूएसए से लिया गया है, यह है 12 से 35। इसी में अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसी को बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इसी को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो यहाँ प्रश्न अगर पूछेगा कि बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा, तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 हुआ, नागरिकता हो गया 5 से 11, अब मौलिक अधिकार हो गया 12 से 35। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व यानी कि एनएनटी 36 से 51। 4 के क में मूल कर्तव्य, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य, जिसको रसिया के संविधान से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 51 के क में है। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, नागरिकता कितना से कितना तक है? 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से भाग 3 में है। अब भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 51 के क में, जिसको रसिया से लिया गया है। और उसके अलावा 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य है। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 हो गया, नागरिकता हो गया 5 से 11 में, ठीक है। और मौलिक अधिकार 12 से 35 में, भाग 4 में है, भाग 3 में है। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51। और वहीं भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, जिसे रसिया के संविधान से लिया गया है 51 के क में। संघ का 52 से 151, यानी कि संघ के स्तर पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, माने इंस्टीट्यूशन है, सब संस्थाएं हैं, वो 52 से 151 में होगा। और वहीं राज्य का 152 से लेकर 237। अब जैसे मान लीजिए कैसे भाग 5 में है, तो न्यायपालिका हम लोग पढ़े हैं कि न्यायपालिका कितने में है? न्यायपालिका भारत संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है, और संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है। तो संघीय न्यायपालिका सेंट्रल का हो गया, संघ का संस्था। तो यहाँ भाग 5 में संघ है, अब 52 से 151 है। तो इसी में ना आई लव यू है, चाहे 1, 2, 3 है, अभिलेख न्यायालय, सब राष्ट्रपति वगैरह। राज्य स्तर पर जितना है, राज्यपाल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, ये सब 52 से लेकर 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है। पंचायतें 243 क से, नगर पालिकाएं 9 के क में। ठीक है। राजभाषा 17 में है, 343 से 351। आपात उपबंध 18 में है। संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। निर्वाचन भाग 15 में है, 324 से लेकर 329। अच्छा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 2 में। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया? 1953 में, और इसका अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है। और भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, 1953 में। ठीक है। पहले बड़ा पूछता था भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, लेकिन अभी सब प्रश्न जानते हैं क्या नहीं पूछता है। ये सब प्रश्न पूछेगा कि भाषा के आधार पर, तो भाषा क्या है? एक प्रकार से क्या उसको बोलते हैं, बढ़ावा देता है। अरे क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है ये। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ये सब प्रश्न पूछेगा तो लोग कहेगा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित हुआ था, तो हम भी भोजपुरी बोल रहे हैं, तो बिहार में भी 3 भाग कर दो, मिथिला को छान दो, कहिए। ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार की क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देता है, इसलिए अभी सब प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेकिन पहले बड़ा पूछता था कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, लिंगराज मंदिर कहाँ है, ये सब बड़ी क्वेश्चन पूछता था। वास्को डी गामा कब आया, अभी नहीं पूछता है। अभी पूछता है कि आया तो क्या किया का। अच्छा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। ठीक है। अच्छा, असम राज्य का गठन कब हुआ? 56 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 1975 में। और 36वां संविधान संशोधन, बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नागालैंड राज्य कब बना? नागालैंड राज्य कब बना? 1962 में। गोवा 56 1987 में।
और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला? 69वां संविधान संशोधन 1991 में। बड़ी पूछा जाता है यह 91 में। ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड इस 2000 में बना है। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? 8। बिल्कुल सही है। कौन कौन से दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत में वर्तमान में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। क्लियर है? अब बताइएगा लोग कि संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा जो है वह किस देश से लिया गया है? बताइए लोग। संघीय ढांचा, बिल्कुल सही है। इस संघीय ढांचा जो है वह कनाडा से लिया गया है। बहुत बढ़िया। कनाडा में कहाँ यहूदी है? जो इजराइल में है। इजराइल का वो अलग दिमाग चलाता है, उसका संविधान कौन लगा? झगड़े हो जाएगा। देखिए है संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर यही पूछे संचालन समिति का अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के परामर्श संबंधी अधिकार भी वल्लभ भाई पटेल के पास था और प्रांतीय संविधान समिति का भी वल्लभ भाई पटेल की था। ठीक है। अब वल्लभ भाई पटेल जो है गृह एवं सूचना प्रसारण मिलर है, एगो तो होम मिनिस्टर रहला प्लस में सूचना प्रसारण भी मंत्री हुआ रहला, टेलीकम्युनिकेशन। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग में आपूर्ति मंत्री रहला। ये जॉन मथाई जब हमें अइहन स्वतंत्र भारत में तो रेलवे एवं परिवहन हो जाइए। और राजेंद्र प्रसाद में खाद्य एवं कृषि मिलल बा अंतरिम में। आ ये जुकियो बन तो जुकियो इनकरा खाद्य एवं कृषि मिलल बा। पहले राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम में जो बना उसमें भी खाद्य कृषि, और स्वतंत्र भारत में भी खाद्य एवं कृषि, लेकिन इनकरा तुरंत का भइल बा बना दल। हम दूसरा चीज खोज रहे थे कि संविधान में जो है ना कौन देश से क्या क्या लिया गया है। देखिए आ गया, देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया, सुन लीजिए। संघात्मक विशेषताएं, तो संघीय ढांचा आ गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, माने ऐसी शक्तियां जिस पर राज्य जो है भी कानून बना सकती हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन उस पर केंद्र का कानून जो होगा सो लागू रहेगा। और जो पावर न राज्य के पास है न माने केंद्र के पास है, किसके पास है? संघ के पास, संघ के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, कि राज्यपाल की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, ये जो है कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति नहीं, यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कह रहा है। एक और राज्यपाल का होगा, रुकिए निकालते हैं हम। अब कह रहा है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है ना, शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्य के बीच, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी न्याय। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श कौन लेता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है? अरे एक 4(3) कौन सी है? 143 अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति के साथ ना 143 है, 72 तो उसका एथी है। 143 का है महाराज, वही तो कह रहे हैं 143 आई लव यू। आई लव यू होता है ना, आई एगो और लव 4 गो है, आई यू कौन सी है? 3 गो। तो 143, तो 143 के अंतर्गत जो है ना अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो यही चीज हम खोज रहे थे, आई लव यू 143। और वहीं 1, 2, 3 जो होगा ना, ये हो गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति,
अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद का दोनों सत्र न चल रहा हो। तो अध्यादेश जो जारी करेगा ये मात्र 6 सप्ताह तक रहेगा। देखिए इसमें लिखा होगा, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होगा। यानी कि वो भी एक कानून है, मानना है आपको। और इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह यानी कि मात्र 42 दिन तक लागू होगा। सत्र शुरू हुई तो 42 दिन लगी, अगर 42 दिन में पारित भइल तो भइल ना तो गइल। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में हो तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति क्या कर, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, खाली केंद्र सूची पर माने पावर बैठा लूंगा कि राज्य सूची का अलग विषय है और केंद्र सूची का। पंचायती राज किसमें है? राज्य सूची का विषय, तो ऊपर अध्यादेश नहीं जारी कर पाएगा राष्ट्रपति, खाली केंद्र में जारी करेगा। और दूसरी बात यह है, अगर दोनों सदन सत्र में है तो अध्यादेश जारी करने का जरूरत नहीं है, उसको पावर नहीं है। अगर मान लीजिए संसद सत्र नहीं चल रहा है, स्थगित है, कोई कानून नितांत आवश्यक है, क्या कीजिएगा? जैसे 3 तलाक था, नितांत जरूरी था ना, तो उसको अध्यादेश जारी कर दिया, और बाद में संसद बैठा तो उसको पारित करा लिया, 42 दिन के भीतर लागू हो गया कानून। तो 1, 2, 3 क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश, यानी कि ऑर्डर। अध्यादेश का मतलब क्या बोले? ऑर्डर दहल। राष्ट्रपति को ऑर्डर देने का कार्य 123 में है, और 143 में क्या है? आई लव यू बोलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। हाँ, मन करेगा तो वो एक्सेप्ट करे, मन करेगा तो यो नहीं करे, माने उनको देना है जवाब, यस एंड नो। इसको मतलब माने जैसे बोला सुप्रीम कोर्ट से, या आप जो है इस पर हमको राय दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट इनको राय दे दिया कि काम आपको करिए, तो राष्ट्रपति को माने मजबूरी नहीं है कि वो जो कह दिया वही करेंगे ना, इनके मन का ऊपर है, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अगर कनाडा के जो संविधान से था तो कौन सा था? संघीय शक्ति में चल गई, संघीय ढांचा ना आई, संघीय ढांचा, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। तो कनाडा में है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट संपत्तियां केंद्र के पास होगी, और राज्यपाल के नियुक्ति विषयक संबंधी प्रक्रिया और संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किस देश से लिया गया है? कनाडा से। और एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब कनाडा से। जर्मनी से काला है, जर्मनी के संविधान बीमर से, वो जगह संविधान बीमर है, नाम बीमर है, आपातकाल रहल बा, भाग 18 में आपातकाल है। कहाँ से कहाँ तक? 352, 356, 360। 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन मत कहिएगा, राष्ट्रपति आपातकाल, वो सीधे राष्ट्रीय आपातकाल कहिए उसको। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अगर आप कह दीजिएगा राष्ट्रपति शासन तो डायरेक्ट हो जाएगा 356 राज्य आपात। राज्य आपात का मतलब है राष्ट्रपति शासन, अब वित्तीय आपात 360। तो जर्मनी से लिया गया आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लहल गई बा। समवर्ती सूची का प्रावधान, देखिए ऐसी सूची जो न राज्य सूची में है न केंद्र सूची में है कहाँ? समवर्ती सूची में। उस पर राज्य भी कानून बनाएगा, सेंट्रल भी बनाएगा, लेकिन अगर सेंट्रल कानून बना दिया तो राज्य वाला कानून दब जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ठीक है, इसमें भी है ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी टैक्स। आयरलैंड के संविधान से काल होला, बड़ी पूछता है। नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है। इस तरह अनुच्छेद बताइए। 36 से 51, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत बा, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन बा। अच्छा, अब आइए आयरलैंड के संविधान से एनएनटी नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं इसी पर, सुन लिए लो ना, कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, खेलों के क्षेत्र में, वो किस देश के संविधान से लिया? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे?
लोकसभा का शामिल होगा कि राज्यसभा का कि विधानसभा का। ठीक है, ब्रिटेन से आइए यानी इंग्लैंडिया के यहाँ से, तो संसदात्मक हो माने संसद लिया गया है, संसद की जो सिस्टम है। हाँ, एकल नागरिकता, अमेरिका में क्या है, डुअल नागरिकता है। हाँ, अच्छा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, खूब ध्यान से सोचिएगा लोग, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा। ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन से मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी उसी का देन है, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक भी ब्रिटेन से। अच्छा, अमेरिका में आइए, प्रस्तावना, तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से। अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। देखिए प्रश्नों में यही फंस रहा है कि प्रस्तावना खाली पूछेगा अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब समझते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि हम जो है कोई ऑर्डर दे दिए और उसको जो है हम फिर उसको क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन कि मेरे द्वारा दिया गया जो माने है वो सही है कि नहीं। देखिए अनुच्छेद 137 में है, देखिए कह रहा है कि पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके, यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। तो यह अनुच्छेद किस में है? 137 में, और 129 में अभिलेख न्यायालय है, यानी कि जो जारी कर देगा उसको सबको मानना पड़ेगा। ऐसे जो भी सुनते हैं राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया तो बड़ा बड़ा तो क्या कहता है, भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे तो सबको मानना पड़ेगा। यानी कि आज भी लोग को विश्वास है, अच्छा लोग मानता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। तो अनुच्छेद 137 काफी कंफ्यूजन कर रहे हैं। पुनर्विचार संबंधी कौन पुनर्विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट 137। और तो ये पुनर्विचार संबंधी अधिकार जो है संविधान में किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, उसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति, सुनते चलिए लोग क्या कह रहा है यहाँ, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग अनुच्छेद 61 ये कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया, अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? ये जो आपात का प्रश्न कहेंगे, आपातकाल किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के विमर्श आधार से। खाली यानी कि जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है या राज्य आपात है या आपको नेशनल आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये जर्मनी से। सिर्फ वित्तीय जो आपात है यानी कि फाइनेंशियल वाला, ये कहाँ से है? अमेरिका से। ठीक है, और न्यायाधीशों को हटाने का अमेरिका से। जो न्यायालय का जो व्यवस्था है ना यहाँ का, ये न्यायालय का व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। न्यायालय वाला जो भी सिस्टम है ना अमेरिका से लिया गया। अब प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब आइए दूसरा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 और किस भाग में है? संविधान संशोधन भाग 20 होगा। हाँ देखिए भाग 20 में है, भाग 20 में संविधान संशोधन 368 की संविधान में संशोधन करना है, तो इस चीज का व्यवस्था हम लोग दक्षिण अफ्रीका देश से लिए हैं। नेल्सन मंडेला यही ना जाके गांधी जी महात्मा बन गए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए अब यहाँ प्रश्न देखिए कैसे फंस रहा है। अगर ये प्रश्न पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, और ये प्रश्न पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कैसा? यहाँ पर सिर्फ निर्वाचन होगा तो साउथ अफ्रीका, और मनोनयन होगा तो
आयरलैंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। भाग 20 अनुच्छेद 368। रूस से मौलिक कर्तव्य कहाँ है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में, यानी कि क। हाँ। जापान से ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। यहां कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया मतलब कानून का शासन। तो कानून का शासन कौन हुई? ब्रिटेन। आ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तो वहीं से लेकर हम लोग आए हैं। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है। यहाँ कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दांश ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लाया गया है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति हम लोग पढ़ लिए 368 अनुच्छेद और भाग 20। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह साउथ अफ्रीका से ली गई है। और साथ ही साउथ अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। भाई, राज्यसभा तो विघटित नहीं होता है। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, बड़ी फंसता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल विघटित नहीं होता। और प्रत्येक 2/3 जो सदस्य हैं वो क्या हो जाते हैं? दूसरे साल ठीक है, रिटायर कर जाते हैं। अच्छा, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? अभी पढ़े हैं लोग। हाँ, मूल कर्तव्य चाहे मौलिक कर्तव्य कहिए। ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 के क में है। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 यूएसए से। अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। ठीक है। अमूल्य मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण यूएसए। अभी लिया है न्यायालय वाला जोन हुई तो यूएसए हुई। अच्छा, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। एनएनटी नीति नेतृत्व आयरलैंड से। प्लस राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से। ठीक है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, विमर्श संविधान से। ठीक है। और वही वित्तीय आपात पूछेगा तो अमेरिका से। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, चुनाव कैसे होगा? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में हो गई रहे। काय खतरा भई रहे? जवाहरलाल नेहरू करैलर। ऐसे कि सरकार के तो रोड चाहिए, रेल डाक तार चाहिए, रेल बनावे खतरा, सड़क चाहिए, अपना स्तर से मन डेवलप करेला, अपना डिजाइन से। एक खतरा जमीन चाहिए। आ जमीन मिली के न संपत्ति का अधिकार बाटे संविधान में। संपत्ति का अधिकार कब हटा? पहले मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनिए ना। कहने का मतलब है कि देश आजाद हो गया, गणतंत्र बन गया 85 में। 51 में जो संविधान संशोधन हुआ ना, ये उसी लिए हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए। इसलिए कि लोगों से जमीन चाहिए था सरकार को। और सरकार कह रहा है, लोग संविधान क्या कह रहा है कि संपत्ति का हमको अपने अधिकार है। इसीलिए संपत्ति का अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। हाँ, उसी में अनुच्छेद 9 के क में तुरंत संशोधन किया गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आइए लो, खोज लीजिएगा लो, नेट पर मिल जाएगा, गलती नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बताइए वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? बढ़ गया है, अब इससे देखने दीजिए। देखिए
राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 हो गई है, ठीक है। इस समय 61 है, जबकि मूलतः 66 है। यहाँ से पढ़ लिया जाए इसको। कह रहा है केंद्र राज्य संबंध में कि भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। कहने का मतलब ज्यादा पावर सेंट्रल के पास है, ठीक है। और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है, संघीय ढांचा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया प्रश्न। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। विधायी माने बुझबे करते हैं कानून बनाने का, प्रशासनिक माने काम काज करने का, और वित्तीय मतलब बुझिएगा रुपया पैसा। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है, अर्थात न्यायपालिका में बंटवारा नहीं है। यानी कि यहाँ जो यहाँ का जो लोअर कोर्ट जो निर्णय देगा उसी कोर्ट को हाई कोर्ट भी संशोधन करता है, और उसी को सुप्रीम कोर्ट भी संशोधन करता है, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में एक बराबर में लागू होते हैं। इसका मतलब है कि न्यायपालिका में कोई संशोधन नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ही, अभी प्रश्न हम लोग पढ़े थे कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। और इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। पहला है संघ सूची, ठीक है, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से और कानूनिक दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। अगर ये प्रश्न पूछेगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। किस योजना पर आधारित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर, ठीक है। और ये जो केंद्र राज्य जो संबंध है, इसमें जो ये संघीय जो ढांचा है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। सिर्फ न्यायपालिका परिधि से बाहर है, बाकी सब चीज में बांटा गया है। कानून बनाइए तो, अपना प्रशासन चलाइए तो, चाहे वित्तीय सिस्टम हो गया। संघ सूची में आइए। संघ सूची में उन विषयों को ही शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका या संसद के पास है। और इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 97 थे। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 97 से बढ़कर कितना हो गया, तो 100, जिसमें से प्रमुख है रक्षा, रक्षा तो जरूरी है, विदेशी मामला हो गया, युद्ध हो गया, अंतरराष्ट्रीय संधि हो गया, अणु शक्ति परमाणु वाला, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन, सारा इंपॉर्टेंट चीज इसी के पास है। ये राज्य को देना नहीं चाहता है। राज्य सूची में आइए। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, माने लोकेलिटी पर, जिस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है, और इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है, जबकि मूलतः संविधान में 66 थे। इसका मतलब क्या हुआ, मस्का मार के ले गया सेंट्रल सरकार, खींच लिया। लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई, इसी पुलिसों की लड़ाई में हो रहा है। क्राइम कोई करता है तो कौन पकड़ता है, पुलिस हुए ना। गया तो था ना ममता बनर्जी के यहाँ छापा मारने, क्या हाल हुआ, सीबीआई का झगड़ा हो गया ना, हाँ, तो इसीलिए ना बना रहा है, क्या बनाया, एनआईए करीबन बना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया। एक और ना कुछ बना रहा है मोदी जी, एक और ना कुछ बनाया है कि राज्य पुलिस से भी ऊपर रहेगा, वो जाएगा तो उसको रोक नहीं सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री लोग विरोध किया कि केंद्र का जो है दबदबा बढ़ जाएगा ज्यादा। तो लोका रेखे सट्टा भी इसी में होगा, देखिएगा इसमें होगा, इसी में है। तो लोक स्वास्थ्य, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई, ठीक है। समवर्ती सूची में है। इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, और यदि दोनों कानूनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही लागू होगा। और इसमें इस समय 52 विषय हैं, पहले 47 थे। और कौन है, राष्ट्रीय जल मार्ग NHW, इलाहाबाद से हल्दिया NH1, अब ऊपर क्या चलता पता बा, एगो बोट चल है नहीं, हाँ बोट चला है अभी,
अब विदेशी खूब आ रहा है, सब उतर उतर के देख रहा है, ताजा ताजा छीमी हाँ इलाहाबाद तो चल रहा है, ढाका तक जाएगा। ढाका तक जाएगा वो। अभी बिहार में है, भागलपुर और हम्म। इलाहाबाद से हल्दिया NH1 कथी कौन डिस्ट्रिक्ट बा वो, इहो साधु कोको काम, इहो साधु कोको काम, इहो हाँ इहो साधु कोको काम, माने ये इलाहाबाद से हल्दिया और साधु से ढिबरी। रुकिए इसको पढ़ लिया जाए, ना तो फिर फंस जाएगा, फिर कभी याद पड़ेगा। देखिए है NH1 NHW माने नेशनल हाईवे वाटरवेज, ठीक है, जलमार्ग, इलाहाबाद से हल्दिया तो इहो हो गई NH1। साधुबा अदू सादिया से दुबरी, और तीसरा कोको NH3 NHW3 कोल्लम से कोट्टायम, और चौथा हो गई NHW काकीनाडा से मरक्कम, तो इहो साधु कोको काम हो गया। तम तद ले भागा, इहो साधु कोको काम तद ले भागा। और छठा हो गया लखीमपुर से भागा तक, और पांचवा हो गया तलचर से धामरा। और देश इसमें सबसे बड़ा जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया वाला है 1620 किलोमीटर। याद है इहो साधु कोको काम तद ले भागा, तलचर से धामरा, और ले भागा से लखीमपुर से कौन चीज भागा तक, इहो से इलाहाबाद से हल्दिया, साधु से सादिया से दुबरी। याद ना हो गई 5-6 गो पूछेला। NHW4 कौन है? अरे नेशनल हाईवे सड़क बा, वही तरह नेशनल हाईवे जलमार्ग भी बा, वो से व्यापार होला। पहले राजा महाराजा वैसे ही चलत रहो। विषयों पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएगा, लेकिन विरोध होगा तो संसद का सुप्रीम हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा, वही लागू होगा, राज्य वाला दब जाएगा। और इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले 47 थे, ठीक है। और इसमें क्या है सुनिए, राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे वाटरवेज पर सेंट्रल भी कानून बनाएगा, राज्य भी बनाएगा, लेकिन सेंट्रल अगर बना देगा तो क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाना पड़ेगा। परिवार नियोजन दोनों बनाएगा, हाँ दोनों बनाएगा। जनसंख्या नियंत्रण दोनों बनाएगा, लेकिन जनसंख्या किस में है, जनगणना किस में है, केंद्र में है। समाचार पत्र दोनों बनाएगा, समवर्ती सूची का विषय है। कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दोनों। अरे पेंशन वेंशन नहीं मिल रहा है, ये तो देता मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, और नौ से पेंशन कौन कौन चलाता है, तो वही ना आर्थिक एवं सामाजिक योजना होगा। वन देखिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाप माट जानवर पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है वह किस सूची का विषय है। जैसे वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार, जब भी जनसंख्या नियंत्रण आएगा तो परिवार नियोजन सब जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण चाहे परिवार नियोजन, बाट माप बटखारा, जानवर पक्षी, हाँ जानवर पक्षियों की सुरक्षा, यानी कि उनको भी करना है इनको भी करना है, तो इसमें फंसता है इसी में वन एवं शिक्षा में। वन किसका विषय है, बहुत पूछा जाता है, शिक्षा किसका विषय है, यानी कि उसको भी ध्यान देना है और यहाँ राज्य को भी ध्यान देना है, ठीक है। अवशिष्ट सूची में आइए, रेसिड्यूल में जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो है संसद को है, ठीक है। और भाई अभी भी वही छोड़िए प्रविष्टि का। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की क्या शक्ति है, इसको सुन लीजिए। राज्य सूची में 61 विषय है ना। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित राज्यसभा तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कौन करेगा ये पावर, कौन देगा, राज्यसभा देगा यार। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन पावर देगा, ये राज्यसभा देगा। और किस अनुच्छेद में है, 249 में यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के, जितने भी मतदान उपस्थित है जो मतदान कर रहे हैं, उसके 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि अमुक चीज जो है राष्ट्रीय महत्व का है। कल घोषणा कर दे कि ये जो क्या नाम है इसका, भाई
जंगल जो है वाल्मीकि नगर ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो कॉलेज से हो जाएगा, जो चाहेगा वही नियम बना कानून बनाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? 249। अब कह रहा है कि संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 1 साल तक के काम करी, लेकिन जब जब राज्यसभा चाहिए तो बढ़ा सकता है चाहे खत्म कर सकता है। अगर ओकरा लागी कि 1 साल में सुधार हो गई, ऐसा कई बार भइल बा माने पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रपति कोनो क्षेत्र में ऐसा कैले बाड़न कि जैसे मान ली कि कोनो विशेष कर जाति को वजह से पलायन हो रहा बा, तो जो कि तरह के नियम लाग जाए, ओकरा के बढ़ावा देवे खतरा। ठीक बा। देखिए, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है और राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है। कहने का मतलब है कि बिहार को रहा है कि इस पर तो नहीं कानून बना दीजिए, तो बना देगा। बिहार और झारखंड मिला हुआ राज्य है, माने एक था पहले कि कहेगा कि हमारे लिए वो विषय पर कानून बना दीजिए, तो बना देगा। लेकिन जनरली ये लोग जाता नहीं है, इसलिए ये लोग सोचता है कि पावर हमारे पास है तो हम उसको क्यों दें। अब आइए, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता समझ रहे हैं ना? मान लीजिए भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो गया, वो कह रहा है का वो काम ना करो, ले ला हमरा से पीओ के तनि सु गुजरात में से तनि सु दे हमनी के अपन डनेर सोच कल हल जाओ, तुमहू एने कही तोरो छाजा निकल जाओ, हमरो छाजा निकल जाओ घर के, तो कौन में अंतर्राष्ट्रीय संधि करे पड़ी। या अगर मान लीजिए भूटान कह रहा है कि हमको विलय कर लीजिए भारत में, हम नेपाल कह रहा है, तो ये किस में होगा? अनुच्छेद 253 में होगा। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है अगर पढ़ा जाए तो। संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं? निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, सीमा शुल्क तो ही करेगा भाई, निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट टैक्स, कृषि भूमि को छोड़कर, देखिए एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, ई स्टैंप ड्यूटी, कहना का छोड़ के कृषि भूमि पर एग्रीकल्चर लैंड पर ऐसा ट्रैक्टर निकाल तो लिखल कृषि कार्य हेतु, जैसे रोडवा पर चढ़ी तो कह रे खेतवा में ट्रैक्टर चलावला किनले बाड़ी स्कीट रोडवा पर दे टैक्स दे। विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, रेल रिजर्व शेयर बाजार ये सब संघ सूची का है। बहुत फंसता था पहले ये प्रश्न कि शेयर बाजार जो है वह उसका टैक्स कौन वसूलता है? तो संघ सरकार वसूलता है। रिजर्व बैंक का वो, रेल का तो वही लेगा। विदेशी ऋण हो गया, संपदा शुल्क हो गया, ये स्टाम्प ड्यूटी। राज्य के प्रमुख है ये, आयात कहाँ से चलेगा? निर्यात शुल्क लोग लेता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मत कहो। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत, व्यक्ति कर, कृषि हो गया एकदम ठीक है, भूमि कर, भूमि पर कर, संपदा शुल्क ये वसूलता है, भूमि एवं भवनों पर कर, नंबर चढ़ गई बा घरवा पर, टैक्स वसूली, पशुओं नौकायन पर कर, विक्रय कर, सेल टैक्स कौन लेता है? पेट्रोल दाम काहे बढ़ रहा है? वो 40 रुपए में बढ़ रहा है, लेकिन 40 रुपए में दे रहा है सेंट्रल, लेकिन ये लोग सेल टैक्स बढ़ा रहा है दूसरा। वाहनों पर चुंगी, असलात नहीं है, नगर निगम के माध्यम से साइकिल पर टिकट लगाओ, पकड़ रहे साला पीछे से खींच दलसन साइकिल, यार तू चलाओ तेरा अपना दूर में और पीछे से पकड़ खींच, रुक 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 कहाँ पर टिकट साइकिल के कितना लोग यही में मर्दानी फाट गए। वाहनों पर चुंगी दे, जैसे सामान लगवाने से छावनी रोक दिया, रुका 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 कहाँ लेके जाता रहा, चलो काटो 50 रुपया के तरह नहीं बुझाता, अपना काम ले लेते हैं वो से का दम किनारा हुआ नहीं कर चिन्ह वाहनों पर चुंगी ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद भी होगा, यानी कि झगड़ा तो होगा करी काय खतरा पावर के लिए पढ़ेगा पढ़े में लोग मेरा ही कलम हम लोग कहाँ थे कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद भी हो जाता है, क्योंकि केंद्र एवं राज्य के मध्य जो संबंध है यह संविधान की 7वीं अनुसूची में है और कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सिर्फ न्यायपालिका के अधिकारों को ही बांटा नहीं गया है, लेकिन विधायी, प्रशासनिक एवं
वित्तीय सिद्धांतों को बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो सेंट्रल में वहां वो कहेगा कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, और यहाँ राज्य भी कहेगा कि कुछ विषय ऐसे हैं जो मेरे पास रहना चाहिए और पावरफुल है। हमेशा राज्यों की मांग रही है कि हमको जो है ज्यादा अधिकार दिया जाए, ठीक है, लेकिन नहीं करती है, तो इसके मध्य विवाद हो जाता है बार बार। तो इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए, अर्थात केंद्र एवं राज्यों के मध्य के विवादों, केंद्र राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग अभी तक गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला था प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा था राजमन्नार आयोग, तीसरा था भगवान सहाय समिति, और चौथा था सरकारिया आयोग। और सरकारिया आयोग के बाद भी कई पूंछी आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, तो इसमें से सरकारिया आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर कभी हम लोग प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल में सरकारिया आयोग पर चर्चा करते हैं। देखिए, सन 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य के संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया, तो सन 1983 में। किस लिए किया गया, तो केंद्र राज्य के बीच संबंधों पर। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो RS सरकारिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जज थे। फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से है। ठीक है, इसका सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया, 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, RS सरकारिया। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, अच्छा, सरकारिया आयोग कितने सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, और इसमें अन्य 2 सदस्य थे, उनका नाम था BR शिवरामन और MR सेन। लुसेंट जीके एक ऐसा बुक है कि जिसमें कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसको मानिए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा कोई मैंने अभी तक जीके का किताब नहीं है कि जिसमें कोई शब्द लिखा हो और कोई एग्जाम में न पूछा हो। तो एक तो सरकारिया RS सरकारिया अध्यक्ष हो गए, और दूसरे सदस्य B शिवरामन एवं तीसरे MR सेन थे। ठीक है, आयोग ने कहा कि वह केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं एवं कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन एवं प्रामाणिक सिफारिश प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। 83 में गठन किया गया और कहा गया 84 तक रिपोर्ट दीजिए। तथापि इसका कार्य 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 को पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। यही प्रश्न बार बार फंसता है। सबको तो याद हो जाता है 83, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछेगा कि अंतिम रिपोर्ट कब जारी किया गया, 88। अंतिम रिपोर्ट कब जारी किया गया, 1988। अब पेश किया गया 87 में। तो 83 में गठन हुआ और कितने दिन का समय दिया गया था, 1 साल का। रिपोर्ट कब पेश किया, प्रश्न पूछेगा कि सरकारी आयोग रिपोर्ट कब पेश किया, 87 में। रिपोर्ट कब जारी किया, 88 में। यही प्रश्न फंसता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी पर बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, जिससे काफी ज्यादा टेंशन हो गया सबको। कोई 87 मारा, कोई 88 मारा, लेकिन सही उत्तर क्या था, 88। प्रश्न पूछा था सरकारी आयोग ने रिपोर्ट कब दी, 88 में। कब दी, पेश की, जारी कब किया, 88 में। आयोग ने केंद्र राज्य के संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अब आइए पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसके 4 मेंबर थे, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, NR माधव मेनन, डॉक्टर अमरीश बागची। और फरवरी 2018 में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनः से आकलन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, 1983 में। किस लिए किया गया था, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए।
तीन सदस्यीय आयोग था। एक थे बी शिवरामन और दूसरे थे MR सेन। इसको कितना दिन का समय दिया गया? 1 साल। 84 में दे देना था, लेकिन 4 बार बढ़ाया गया। तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, कब जारी कर दी? सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 87। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति केंद्र राज्य दोनों को है, लेकिन अगर यही अवशिष्ट शक्तियां कहें तो सिर्फ संसद को है। क्यों? क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अवशिष्ट सूची, वो न केंद्र में है न राज्य में है, सीधे तो ले लिया है अपने को। शिक्षा समाचार पत्र किस सूची का विषय है? शिक्षा, वन, समाचार पत्र, समझ, यानी कि राज्य भी बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची और अवशिष्ट में अंतर है। अवशिष्ट अलग हो गया, समवर्ती अलग हो गया। अब बाट माप, बाट माप किस में है? बाट माप भी समवर्ती सूची में है। जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा भी समवर्ती सूची में है। शिक्षा, वन, बाट माप, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, नाप जोख। ठीक है, अब बताइए लो नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो भी जोड़ा गया ना, मार दीजिएगा सीधे 42 का संविधान संशोधन 76, हटाने वाला 44वां। अच्छा, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि कानून व्यवस्था किस विषय का है? राज्य सूची का है। कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? राज्य सरकार, पुलिस के माध्यम से। एग्रीकल्चर भी राज्य सरकार का है। वो नहीं कह रहा है कि कृषि भूमि को छोड़कर सब पर ये स्टाम्प ड्यूटी लगाएंगे। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। रेल, डाक, तार, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची का है। भारत में नागरिकता का प्रावधान किस प्रकार का? एकल है कि डुअल है? एकल है। कहाँ से लिया गया है? लंदन से लिया गया है, ब्रिटेन से। हाँ, नागरिकता का विषय किस सूची का विषय है? संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है और कहाँ, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है? 5 से 11 है। अब 12 से 35 मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, भूमि का अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा कितने साल तक? 5 वर्ष तक। इसको पढ़ लीजिए, इसलिए क्योंकि CAA आया था तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ होगा। भारत की नागरिकता जो है वह संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा। अदनाम सामिया हो गया है, पाकिस्तान छोड़ के चला गया इंडिया में। ये हवा झुक जाए, गरमा नहीं गाता है, मुटकाप दुबला हो गया है। तो जन्म से आइए, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्म हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक हुआ। अपवाद में राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, जो भी राजनयिक हैं उसके बच्चे नहीं होंगे और विदेशी के भी बच्चे नहीं होंगे। लेकिन संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद से जिसका भी जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वंश परंपरा द्वारा आइए, भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। मैंने कहने का मतलब यह है कि 26 जनवरी 50 के बाहर अगर भारत में किसी भी देश में हैं आप, ठीक है, और आपके माता पिता, मान लीजिए आप यहाँ चल गए लंदन और वहां आपका बच्चा हुआ, तो वो भी आपका नागरिक है यहाँ पर। भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। देशीयकरण द्वारा ये भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा ये वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो तब उसको नागरिकता मिलेगा। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करेंगी,
भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, आपका नाबालिग कोई बच्चा है तो भी नाबालिग कोई बच्चा है तो भी भारत का नागरिक होगा। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रमंडलीय देश में कौन, पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, क्योंकि सब अंग्रेजों का गुलाम रहा तो वही कॉमनवेल्थ बना दिया। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो अमेरिका अपना अलगे दिमाग लगा रहा था, ठीक है, और ये अपना अलगे दिमाग लगा रहा था। जो WTO आया या गैट जो आया, ये सब अमेरिका का दिमाग है, समझे ना। भूमि विस्तार द्वारा, देखिए है कितना बढ़िया, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाए, जैसे POK को, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेपाल को अगर ले लिया जाए, अब देखिए भारतीय नागरिकता, ध्यान से सुनिए, लो पहुंच जाएगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति, अब जाके नेपाली से तू कल और या 4 गो लड़का हो जाता तो कहे ना मिली, नहीं खा नहीं, भारत के नहीं कौन वैसे बाबू हमारे इंडियन। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा, और पहले अवधि 6 माह थी, 5 वर्ष हो गई। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, देखिए देशीयकरण में सबसे ज्यादा एथी हो गया है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति में कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो, और पहले 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 86 में जम्मू कश्मीर असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारत के नागरिकता का अंत कैसे होगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हाँ, पहला पॉइंट है कि नागरिकता अगर आप त्याग कर देते हैं तो हो जाएगा, या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, या सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेता है, मैंने तू छोड़ दो, क्या कोई भाग जा, अच्छा सरकार तरह के देश, हाँ आप यहाँ का त्याग दीजिए, चाहे किसी और देश का नागरिकता ले लिए, चाहे आपको देशद्रोही साबित कर दिए, दोनों में कोई न त्याग जाए तो रहिएगा, भारत भगा रहा है। जम्मू कश्मीर, सुनिए, जम्मू कश्मीर राज्य के खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। खूब ध्यान से सुनना है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, और छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। ये किसको पावर है? जम्मू कश्मीर के राज्य विधानमंडल को, और इसी को वहां पर हटाना है। तो वहां तो विधानमंडल चलिए नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ थे कि अच्छा ठीक है, भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो इसे मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? USA से लिया गया है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बार बार शब्द आता है, मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? इस सामंतवा जो था ना लंदन में, ये वहां के राजा से एगो ऑर्डर जारी करवा लिया, ये अब आप नहीं रहिएगा, अब यहाँ चुनाव होगा, यहाँ हम लोग का जो चीज चाहेंगे जिसमें जनता का भलाई हो वही काम चलेगा। वहीं से जो जारी किया वो साइन किया, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा। मैंने कहने का मतलब है कि जैसे स्थानीय स्वशासन जो अभी इंडिया में चल रहा है, ग्राम पंचायत स्तर पर चाहे नगर पालिका, तो उसके लिए जो लॉर्ड रिपन जो साइन करके कागज जारी किया था, पावर दिया था, उसको ज्यादा पावर दिया था कि आप ही स्वयं आप सब चीज करना है, पैसा आप ही इकट्ठा कीजिए, आप ही नियम बनाइए और आप ही फॉलो कीजिए। नहीं समझे? योजना तुम्हें बनावो आ तुम्हें ओकरा के बना के देखावो, माने योजना के पारित तू करो, आ स्वयं योजना के लागू भी स्थल पर तुम्हें करो।
हम तरह के पैसा दे, ई कम बड़का पावर भई, खुदे बनैनी खुदे खैनी, नहीं तो दूसरा कोई बनाएगा हम आपको खिलाएंगे तो इधर जेल ना हो गया। मैग्ना काटा इसी बोला तो इसीलिए ना ज्यादा पावर मिला तो मैग्ना काटा बोला गया। इसीलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है कि भारत संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना काटा कहा गया है। मौलिक अधिकार कौन बड़ा चीज है, अगर आज मौलिक अधिकार नहीं रहता तो घर में बैठ के पटर पटर हम लोग नहीं करते रहते। तब इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, मैग्ना काटा एक फ्रांसीसी शब्द है लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पटर पटर ना बोले दिया, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य है। यानी कि जब ये प्रश्न पूछेगा कि न्यायालय में वाद्य योग्य कौन है तो मौलिक अधिकार है। वाद्य योग्य कौन नहीं है, नीति निर्देशक तत्व। जिस दिन सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को फॉलो अगर करना शुरू कर दिया, वो अगर वाद्य योग्य रह गया तो देश का सारा समस्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, इसी कोनो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मौलिक अधिकार सुरक्षित है रहे, कोई अगर अतिक्रमण कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा किस अनुच्छेद के तहत, 32, और हाई कोर्ट 226। पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही वहां अपील लेकर जाया जाए। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी रूप में रखा गया। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकारों की मांग की गई थी 1931 में, तो उसका अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत पूछता है मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जब ये प्रश्न पूछेगा कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया तो जवाहरलाल नेहरू ने, और 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। कराची अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो वहां पर कौन थे जब ये जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, वल्लभ भाई पटेल। अब मांगे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए कौन कौन मौलिक अधिकार है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सब बिहार एसआई के में पूछा हुआ प्रश्न है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, समता या समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 बा। 14 में का बा कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान कानून लागू होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, महिलाओं को कहीं कहीं ज्यादा पावर मिल गया। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में, देखिए भीमराव अम्बेडकर जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, मैंने कुछ मायने रखता है। देखिए कितना बढ़िया शब्द लिखे हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग माने पुरुष की महिला, या जन्म के स्थान भेदभाव का निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में समझता नहीं, रोजगार करे के बाद तो उस क्षेत्र में भेदभाव ना हो। शादी ब्याह होता तो पता चलता कि उनकर लड़का घोड़ा पर काहे चढ़ गई, फलानवा के जात के लड़का घोड़ा पर काहे चढ़ल हवे, ओकरा घोड़ा पर नहीं चढ़ जाए के पैदल जाए दे। बा लोग द्वार पर जाई तो चप्पल निकाल के कदम मुड़ी पर लेके जाई। कि पहले होत रहलन, ये सब बंद किया गया, कुआं से पानी नहीं पी जाएगा। अनुच्छेद 16
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष करके इन लोगों को कुछ अधिकार दिया गया है, हाँ, आरक्षण, ताकि उनको जो है ऊपर उठाया जाए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसे कहा जाता है अनटचबिलिटी, छुआछूत। अब अंग्रेजी पूछता है परीक्षा में, लिख देगा ओ नो टचबिलिटी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी। कथी में? सेना या विद्या, विद्या में उपाधि दे दी, सेना में दे दी, लेकिन अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी। और भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। जाके तू ले लेबा का अमेरिका से पावर, तो देश के अगर वह कह देवे कि अमेरिका कि तोरा के बनाए तनी महावीर सिंह यादव को हम बना देते हैं, नहीं बना देते हैं, इनको अमित पांडे को बना देते हैं, ये थी क्या नाम है भारत का प्रधानमंत्री, जाके ले लीजिएगा पुरस्कार बिना राष्ट्रपति का आगे। यानी कि मतलब क्या हुआ कि उसको अगर कोई भी उपाधि ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति से आगे लेना पड़ेगा, भाई ठीक है आगे लेना पड़ेगा, लेकिन आप अगर जाके उपाधि ग्रहण कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू नहीं होगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा और उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ जो देश में वर्तमान सरकार है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, आप ही को बना देगा चाइना की, इंडिया के सुप्रीम कमांडर यही है, बस हो गया, पीछे सपोर्ट कर देगा। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, व्यवस्था किया है। अब ये स्वतंत्रता संबंधी अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। और 19 के F संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 के A में क्या है? बोसास आनिस जी, बस इसको याद रखिएगा लोग, बोसास आनिस जी, बस इतना ही याद रखना है। सुनते चलिए हम कैसे बताते हैं ए से लेकर जी तक का क्या ट्रिक है। अनुच्छेद 21 में ए में है, 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, वो है तो वो से नहीं पकड़ा जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। अब देखिए अब आ गया सास, तो 19 के बी में सास मतलब हो गया सास है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, बोसास बोसा हो गया। अब 100 में आइए, 100 से हो गया 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ बना लेता है, स्टूडेंटों अपना संघ बना लेते हैं। तो बोसास से यहाँ तक क्लियर हो गया, ए बी बोसास आनिस जी, तो ए बी सी बोलने की स्वतंत्रता, उसके अलावा सभा, उसके अलावा संघ, ए बी सी आ गया ट्रिक से। अब क्या लिखना है? आनिस जी। आ में आइए, कहीं भी देश में आवागमन, डी में हो गया। ई में आइए, नी से निवास, निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और जी से जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो 19 के जी में है व्यापार एवं जीविका, तो फिर से पकड़िए अब, बोसास आनिस जी, 6 हो गया। बो से हो गया बोलने, 19 के ए, बी में क्या हो गया? सभा, सी में क्या हो गया? संघ में, डी में क्या हो गया? आनिस माने आ में आवागमन, उसके अलावा ई में क्या हो गया? नी से निवास, और जी में क्या हो गया? जीविका चलाने का, कोई भी व्यापार कीजिए जीविका चलाइए, तो बोसास आनिस जी। अब आइए, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में है, तब ना प्रेस कुछ बोल देता है किसी का, ठीक है। अनुच्छेद 20 में आइए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के कारण, तो देखिए क्या है, ये बार बार पूछता है। अनुच्छेद 21 पादे 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21, तो पादे 21।
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। देखिए, इसके लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। माने कोई भी अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको दोष सिद्धि, माने दोषी नहीं है इसको साबित करना होगा। तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ इंडिया में एक बार ही सजा होगी। 10 को मर्डर कीजिएगा तो एक को मिलेगा, एगो कीजिएगा तो उतने मिलेगा, कम मुर्गा खाइए लोग। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले वाला कानून या बाद वाला कानून। अगर आज अपराध कर रहे हैं, आज आपको मर्डर का सजा अगर 10 साल है तो पहले अगर 20 साल था तो 20 साल नहीं मिलेगा, 10 साल मिलेगा। अच्छा, 2 बरस बाद पकड़ के आते हैं तो अगर 2 साल बाद अगर पकड़ाते हैं, भाग कहीं गए, नेपाल उपाल धो लिए, तो मान लीजिए 2 साल बाद अगर मान लीजिए मर्डर का सजा 50 साल हो गया, तो 50 साल नहीं, ई वाला कानून से सजा दी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, सुनिए, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कई बार सजा दी जाएगी, ध्यान से सुनिएगा लोग। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी। तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। इसमें से कौन गलत था? पहला वाला का है, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी मतलब मुजरिम है वो अपना गवाह देने के लिए, अरे क्रिमिनलवा पहले फिल्म में देखे नी कि पुलिस कस्टडी में खूब पीटलस, यहाँ सकार लेलस कि मर्डर हम कोई बनी, आ कोर्ट में जाके मुकर जाला तो पुलिस दबाव नहीं दे सकत। का है कैसे कि स्वयं के विरुद्ध गवाही कैसे दे, कह दिया खूब पिटलो नहीं से सकार लेनी है, वही जा डर है, थाने के बात को नहीं मानता है। अब आइए अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पादे 21। किसी भी हमारा बड़ी पूछता है, फंस जाता है 20 है कि 21 है कि 23 है कि बलात् श्रम है, का है, फंस जाता है। तो पादे 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से। हाँ, यहाँ प्रश्न था ब्रिटेन में कि विधि निर्माण, कानून बनाने की शक्ति ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित जो सिस्टम है, विधि का शासन जो ये जापान से है। यहाँ कह रहा है कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। कहने का मतलब है देश में जो कानून है उसी कानून से आपको सजा दे दिया जाएगा, उसी कानून से आप बरी होंगे। यह नहीं कि अब रुआ से कुछ बुलवाओ तो रुआ का मार के थूरिए दे में ही लगले ताजी कानून के। तो कह रहा है यहाँ पर कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी सब आ गया, घुस गया, धीरे धीरे नीति निर्देशक तत्वों का प्रभाव बढ़ रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में की गई और अधिनियम भी 2010 में बना, और इसका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 पीठे जो है भोपू कोचे में है, यानी कि भोपाल, पुणे और कोलकाता चेन्नई में। कहाँ है? भोपू कोचे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि सरकार का क्या दायित्व अनुच्छेद 21 में कि हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। तो पर्यावरण कब स्वच्छ रहेगा? जब मारकाट बंद होगा तब ना। अब अनुच्छेद 21 के कम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से राज्य विधि द्वारा स्थापित करेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगा। 86वां संविधान संशोधन 2002, नोट कर लीजिएगा लोग। कोई भी परीक्षा हो, बीएड का, एस्टेट का, सीटेट का, पीटेट का, तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में को जोड़ दिया गया, 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा।
अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे किसी दंडाधिकारी यानी कि जज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो इसीलिए पुरनका फिल्मों में जैसे पकड़ाता था अमरीश पुरिया या कौन हो, तो कहता था कि मुझे अपने वकील से बात करना है। तो बराबर बार प्रश्न पूछा जाता है कि कितने घंटे के अंदर एक अपराधी को दंडाधिकारी के समक्ष प्रेस? 24 घंटा। ठीक है। अब निवारक निरोध में आइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 के 3, 4, 5, 6 में कई निवारक अधिनियम है, जिसमें से ये सब है, जैसे पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, और धीरे धीरे जो है इस एक्ट को 2004 में समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी रूल बहुत सारा समाप्त कर दिया गया। अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोषण वाला पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? 23 में। 22 तो नहीं बीत गई, 19 से 22 वही में रहा। कहा वहां 14 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार, समता या समानता का अधिकार 14 से 22। अब आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ओकरा बाद धार्मिक स्वतंत्रता 28 से 30 ना 25 से 28। आज संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आइए। मानव के दुर्व्यवहार बलात् श्रम, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी और इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। हाँ, और कह दी सरकार में बरा कि आपको आना होगा सैनिके में, कह दी झाड़ू बहारू लगाओगे अभियान से, अपने से साफ कर लोगी। हम आके तार गली साफ करे, आदमी बाली करे, आ तो खा के डायबिटीज बढ़ाई लोगी, साफ कर लोगी तो साफ करे के पड़ी। का लेकिन बलात् श्रम का बुझते हैं, जबरदस्ती, जबरन, बेगारी और मानव के साथ दुर्व्यवहार, खरीद बिक्री नहीं करना है। किस अनुच्छेद में है? 23 में। प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता आदे 21। ठीक है। और 21 के क में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में। ठीक है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का अनुच्छेद 22, जिसमें 24 घंटा के अंदर पहुंचा देना है, आने जाने के समय को छोड़कर, और पसंद के वकील से भी बात कर सकते हैं। और सबसे पहले गिरफ्तारी के समय आप कारण पूछिएगा तो उसको बताना है, लेकिन कब को बताइबो ना कर लो सर इंडिया के लोग एक से डराला, पूछी केकरा से? एगो जज से आ एगो पुलिस से। ऐसे कि पुलिस गधा खाली पीटेला और जज के सामने जाला तो जज के मुंह के ऊपर बा फांसी दे सकता। हाँ ना सिकनी एगो कोटे कचहरी, एगो पुलिस है कि एगो डॉक्टर से। डॉक्टर कोई दादा हो दादा है, 7 रुपए ले वाला तो ना बची है तो बस वही बड़ा जे 4 कट्ठा बा ले जो। अच्छा आइए, अच्छा अनुच्छेद 24 में आइए। बालकों के नियोजन का खूब ध्यान से पढ़ना है, हमेशा फंसता है 23 और 24 में। 24 में कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों में नहीं लगाना। ठीक है। इसीलिए फौजों में क्या है 15 से ऊपर मांगेला। हाँ मतलब अब 17-18 हो गए बा। हाँ मैंने 15 मांगिए ना, 16 से मानिए ना। अब देखिए, अब 14 वर्ष से कम कोई बच्चा मैट्रिक को नहीं पास करता है, तो 14 वर्ष से कम वाले जोखिम। तो यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा लोग कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, कि 24 में क्या है, 24 में क्या है बताइए? बालकों का नियोजन नहीं करना है। अब बलात् श्रम किस में है? खूब ध्यान देना है। यहाँ लिखा है बलात्, बलात् मने हो गई जबरदस्ती मेहनत करावा, तो बलात् श्रम कह रहा है यहाँ पर। तो बलात् श्रम क्या हो जाएगा? 23।
मानव दुर्व्यवहार 23, ना खरीद बिक्री नहीं करना है, जबरदस्ती बेगाई नहीं कराना है, 23 हो गया। और 24 में क्या हो गया? नियोजन नहीं करना है, 14 साल के कम उम्र के, तो फंसे नहीं, ध्यान रखे लोग 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता आई है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। किसमें है? अनुच्छेद 25 में। और वो विष्णु जी के पूजा करे के मन बा, हमरा कहला से बजरंगबली के ना करम रहुआ। और घर के देवता अलग अलग होला, पता बा नु? कोई के सोखा बाबा के पूजा होला, कोई कने बजरंगबली के पूजा होला। तो ये क्या है? अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है। 26 में आइए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना, पोषण करने, विधि संपत्ति या संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व और प्रशासन, मदरसा यही मेनू बनल बा, अनुच्छेद 26 में है। धनकुटियो चला था मदरसा में, एक जगह बाद धनकुटी चल रहा है 60 में, उसी में सेलोरो रखा है, ज्यादा बच्चा है, सब पढ़ता है सब मदरसा में, तो धान उन लोग दान उन में देता है, तो अपने धनकुटी बैठा लिया है, कहाँ जाएंगे कुटवाने, वो बच्चों कुट लेता है सब हैंडल मार के। अनुच्छेद 27, किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण को व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। मैंने कहने का मतलब है ना, मैंने सरकार जो है ना, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर अपना धर्म का पोषण कर रहा है या उन्नति कर रहा है, कुछ संपत्ति रखा है, तो उस पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लेगा। अनुच्छेद 28, राज्य कानून से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार किसी शिक्षा संस्थान को मैंने पैसा चल रहा है, तो उसको जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सरस्वती पूजा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।